फसल क्रांति के मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं इमरान आपके साथ, और हम हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए, कृषि से संबंधित, फिर चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी के साथ कृषि अपडेट की बात हो, सरकारी योजनाओं की बात हो, तो कुछ ना कुछ नया हम लेकर आते हैं। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पोमोग्रेनेट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन फ्लावरिंग स्टेज। तो इस चर्चा के विषय, जो हमारा चर्चा का विषय है, इस पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी एंड संजय नैथानी सर। सर, आप दोनों का स्वागत है फसल क्रांति के लाइव वेबिनार में। तो मैं थोड़ा सा आपको संजय नैथानी सर के बारे में बता दूं। सर चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं आईसीएल इंडिया में, एंड डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी सीनियर एग्रोनॉमिस्ट हैं आईसीएल इंडिया में। तो सर, जो हमारा विषय है, मैं चाहूंगा कि आप इसकी शुरुआत करें, क्योंकि बहुत ही अहम विषय है फ्लावरिंग स्टेज। जो हमारा जो हमारी अनार की जो फसल होती है, खासकर भारत का जो अनार है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है कई राज्यों में, और महाराष्ट्र इसका मुख्य उत्पादक है। और इसी के साथ साथ जो है, इसमें किस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सर, अनुरोध करूंगा, प्लीज शैलेंद्र सर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू इमरान जी, थैंक यू वेरी मच। और आज फसल क्रांति के फेसबुक मंच से जुड़े हमारे भारतवर्ष के पोमोग्रेनेट के सभी किसान भाइयों का भी मैं आईसीएल की तरफ से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि इमरान जी ने बताया कि आज जो चर्चा उन्होंने रखी है वह अनार की फ्लावरिंग स्टेज पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को ध्यान में रख के करी है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आईसीएल के मैं और हमारे साथ जो मेरे सीनियर मिस्टर संजय नैथानी जी हमारे साथ एज ए मार्गदर्शक आज की प्रेजेंटेशन में हमारे साथ रहेंगे, कि आज का जो भी समय है, जो चर्चा है, उसमें पोमोग्रेनेट के सभी किसानों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर जानने को मिलेंगी जो उनको पोमोग्रेनेट को की क्वालिटी, उसकी उत्पादकता और जो मैनेजमेंट करके और बेहतरी कर सकते हैं, वो सभी चीजों में कहीं ना कहीं आज ये चर्चा उनको फायदेमंद होगी। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। एक बार सर, माय प्रेजेंटेशन इज फुल्ली विजिबल? Yes, sir, we can see the presentation. Thank you so much. Yes, we can see. Thank you so much. Okay. So अनार के जितने भी बागवान भाई भारतवर्ष से आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस चर्चा में जाने से पहले मैं अपनी कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आईसीएल फर्टिलाइजर एक विश्व की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की एक अग्रणी कंपनी है, और यह पिछले 53 सालों से न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कहते हैं कि हर एक नए युग के लिए आगे की तैयारी करती आई है। और इसीलिए आज जो फर्टिलाइजर हम आईसीएल की तरफ से लेके आपके बीच में आए हैं, वह पिछले 50 सालों की एक जर्नी है। और उसमें यह कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि कैसे आगे और निरंतर खेती के अंदर जो भी दिक्कतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन सॉल्यूशन दिए जाए, ताकि हमारी खेती में निरंतर प्रगति बनी रहे और हम विश्व के सभी लोगों को एक भरपूर न्यूट्रिशन युक्त भोजन उत्पाद पैदा करके और खिला सकें। सो इसके लिए, जैसा कि हमारी एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जब शुरुआत की हम लोगों ने, तो हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी, फास्फोरिक फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी, पोटेशियम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी। उसके बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की आज बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है क्वालिटी न्यूट्रिशन के लिए। और उसके बाद में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी भी जरूरत हमें पड़ती जा रही है। सो इसको ध्यान में रख के हमेशा इंडस्ट्रीज काम करती हैं, और आईसीएल एक वह कंपनी है जो निरंतर क्वालिटी न्यूट्रिशन की तरफ काम कर रही है। और आज विश्व के सभी बाजारों में इसके उत्पादों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और जो किसान इसके उत्पादों को यूज किए हैं, समझे हैं, वह निरंतर इसके खाद को यूज करते आ रहे हैं और अपनी खेती को और बेहतर बना रहे हैं। आज चूंकि
अनार के फ्लावरिंग स्टेज पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे चर्चा रखी गई है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि खेती के अंदर जो सीजनल क्रॉप्स हैं उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और जो ट्री प्लांट्स होते हैं उसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। जहां तक हिंदुस्तान के 4 प्रमुख फ्रूट क्रॉप्स की मैं बात करूं तो एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट एंड सिट्रस, ये 4 फसलों में आईसीएल पिछले 3-4 सालों से बहुत अपने काम कर रही है, अपने उत्पादों की को यूज करके उसके रिजल्ट्स को भी फार्मर्स के बीच में लेके आई है। पर मैं जो यहाँ पे चीज आपको बताना चाह रहा था वो ये कि जितने भी ट्री प्लांट्स होते हैं, खास तौर से पेरिनियल प्लांट्स, जैसे कि एप्पल है, वाइन, आपके अंगूर की खेती है, आपके सिट्रस की खेती है, इन सब में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद में एक डोरमेंसी पीरियड होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट को रिजर्व रखता है, और जो इमीडिएट जो फ्लस आता है या जो उसमें ग्रोथ आती है, चाहे पत्तियों की ग्रोथ हो चाहे फ्लस की ग्रोथ हो, उसमें वो रिजर्व प्लांट जो न्यूट्रिएंट होता है वह इमीडिएट काम करता है। और जो हम फर्टिलाइजर इसके अंदर देते हैं वह फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं जो पार्ट यूज कर लिया गया उसको भरने के का काम करता है। अब चूंकि आज का जो प्रेजेंट जो चर्चा रखी गई है वह अनार पे रखी गई है, तो मैं इसके पोषक तत्व प्रबंधन पे जाने से पहले एक कुछ बेसिक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे ये पता चलेगा कि हमें आगे क्यों और बेहतर क्वालिटी का अनार पैदा करने की जरूरत है। पिछले एक दशक से अगर हम देखें तो भारत के अंदर अनार की खेती बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसमें सबसे ज्यादा आज के आने पर महाराष्ट्र का है। लगभग 66% महाराष्ट्र इंडिया के टोटल प्रोडक्शन जो कि 2.2 लाख 26.34 लाख टन का प्रोडक्शन है, और उसमें 66% का योगदान जो है महाराष्ट्र करता है। उसके बाद में कर्नाटका 13%, गुजरात 9%, और मध्य प्रदेश, आंध्रा जो है 4-4%, और अन्य स्टेट और तमिलनाडु और राजस्थान ये मिला के टोटल ये हमारा प्रोडक्शन होता है। जहां तक प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो हमारी प्रोडक्टिविटी आज से 10 साल पहले ये 7 टन पर हेक्टेयर के आसपास थी, जो आज 11.86 टन पर हेक्टेयर है। और जो हमारा एरिया 2.2 लाख हेक्टेयर है वह आज से 10 साल पहले 1 पॉइंट समथिंग था, जो आज लगभग डबल हो गया है। और वहीं पे प्रोडक्शन जो है 3 फोल्ड बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो वैसे विश्व में हम फर्स्ट हैं एरिया और प्रोडक्शन में, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वह स्पेन की सबसे ज्यादा है जो कि 18.5 टन है। अर्थात हमारे पास में अभी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का बहुत बड़ा अवसर है, और इस अवसर पे हमें काम करने की जरूरत है। और वो क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि पोमोग्रेनेट एक ऐसी क्रॉप है जो कि आने वाले समय में और ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यह इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, इसकी हेल्थ वैल्यूज भी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका जो रिक्वायरमेंट है वह आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला है। अभी अगर इसके एक्सपोर्ट की बात करूं तो ईरान वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है। जो अनार को वैसे भी ओरिजिन ईरान से बताया जाता है, जो कि 60,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंडिया 47,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट, जो कि इसके टोटल प्रोडक्शन का 1.79% है। सो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास में एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जरूरत है, और हम जो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को हम कर रहे हैं, यूएई को कर रहे हैं, उसके बाद नीदरलैंड और अन्य कंट्रीज हैं। और अगर हम इसके प्रोडक्शन को इसके एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे तो जितने भी हमारे अनार के बागवान भाई हैं वो एक अच्छा लाभ इस फसल से और बेहतर ले सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां तक इसके जो पोमोग्रेनेट के बारे में एक जो जनरल इंफॉर्मेशन जो हर अनार के किसान को जानना चाहिए कि अगर वह अनार की खेती में आना चाह रहा है या वह इसको समझना चाह रहा है, तो अनार बेस्ट क्वालिटी का पोमोग्रेनेट प्रोड्यूस करने के जो होगा वह जहां पर विंटर्स अच्छे हों या ड्राई समर्स हों, वहां पर एक अच्छा अनार पैदा किया जा सकता है। लेकिन अनार जो रेनी कंडीशन में अगर अनार होता है तो अनार तो प्रोड्यूस होगा, पर जो उसके जो फ्रूट होगा उसके अंदर धब्बे होंगे और वह एक्सेप्ट नहीं होगा, और उसकी जो स्टोरेज क्वालिटी है
या उसका शेप है वो भी उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है मार्केट में से। पोमोग्रेनेट ट्रीज जो हम लगाते हैं वो 2 साल में ही उसकी फ्रूटिंग आनी चालू हो जाती है, पर जो कमर्शियल फ्रूटिंग है इसकी 5 से 6 साल में आती है। और जो इसका जो यील्ड ऑफ जो प्रोड्यूसिंग ट्री है वह 10 से 15 टन पर एकड़ की हम उपज ले पा रहे हैं। अनार की जो मैंने क्वालिटी की बात की, उस क्वालिटी को पैदावार को अच्छी करने के लिए हमें कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस और कुछ एक्टिविटीज करनी होती है अनार के अंदर, ताकि हम निरंतर अच्छी क्वालिटी का ज्यादा से ज्यादा अनार पैदा कर सकें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अनार की कटाई और छटाई। सो जब अनार का बगीचा लगाया जाता है उसके 6 से 8 महीने से ही इसको शुरुआत में अनार के बाग को सेव देने के लिए उसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग सजेस्ट की जाती है, और यह 2 से 3 साल तक चलती रहती है। इसमें जो नीचे की जो ब्रांच है उसको 3 से 4 लगभग 1 मीटर तक ऊपर लाके ग्राउंड से और सिंगल स्टेम या मल्टी स्टेम ट्रेनिंग की जाती है, ताकि आप बगीचा आपका जो ट्री है वो प्रॉपर सेफ ले सके। प्रूनिंग जो है जो कहते हैं कि छटाई हमेशा इसकी जरूरत होती है, और उसके लिए जो मेजर प्रूनिंग सजेस्ट की गई है आफ्टर ईच हार्वेस्ट। जब हार्वेस्ट होता है तो इसके बाद में इसको एक मेजर प्रूनिंग दी जाती है, ताकि उसकी जो ड्राइड जितनी ब्रांचेज हैं या और उसका जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो बैलेंस है उसको ध्यान में रख के इसकी प्रॉपर प्रूनिंग की जाती है। और फ्लावर रेगुलेशन के लिए भी इसकी एक लाइट प्रूनिंग की जाती है, ताकि एक साथ फ्लावर आए, ज्यादा फ्लावर आए, ताकि फ्रूट बढ़िया से ले सकें। और जो एरिया बैक्टीरियल ब्लाइट से अफेक्टेड होता है वहां पर हैवी प्रूनिंग सजेस्ट की जाती है। जितना भी इन्फेक्टेड प्लांट्स का पार्ट है उसको सभी को रिमूव करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, ताकि बीमारी को रोका जा सके। और जब हम प्रून करें तो उस पर बॉर्डर स्पेस भी सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपका पौधे को बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके और वो बीमारी से बच सके। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि चूंकि पोमोग्रेनेट एक एनुअली मतलब हर समय इसमें फ्रूट और फ्लावर आते हैं, ओनली इसका जो फ्लावरिंग है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, और ये इसका बिहेवियर जो प्लांट का बिहेवियर है वो इसके एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से वर्क करता है। अगर कूल टेम्परेचर है या टेम्परेट रीजन है तो ये डेसिडियस मतलब इसके अंदर डेसिडियस प्लांट्स की तरह ये बिहेव करेगा, और अगर टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल है तो वहां पर ये एवरग्रीन प्लांट्स के रूप में बिहेव करता है। इसलिए जो चूंकि अगर प्लांट्स फ्लावर और फ्रूट हमेशा करता रहेगा तो वो कॉमर्शियल दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस एक समय पे पैदावार चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपरली मार्केट कर सके। और इसीलिए इसका जो फ्लावर रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसको अगर जानना है तो उससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अनार के अंदर जो सबसे क्रिटिकल जो स्टेज होती है वह होती है वेजिटेटिव स्टेज। जब प्लांट वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव यानी सेल्स जो है ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज में, तो ये जितना बेहतर तरीके से हो पाएगा उतना ही अच्छा फ्लावरिंग सेट होगा, उतना ही अच्छा फ्रूट सेटिंग होगा। और इस समय पे अगर प्लांट के अंदर कुछ रोग आ गए या कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर फ्लावरिंग डिस्टर्ब कर सकती है आपको, मतलब फ्लावरिंग कम हो सकती है, फ्रूटिंग भी कम हो सकती है। इस समय पे हाँ भाई यही चलेंगे 200 600 200 डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। एलन आप म्यूट कर दीजिए। किसको म्यूट करूं सर? Can we request to host? इमरान प्लीज अपना माइक म्यूट कर दे। हेलो, यस, So it's better now. Yeah.
जो हम बात आपको बताना चाह रहे थे कि जब प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्लांट, जब अनार का पौधा वेजिटेटिव से फ्लावरिंग स्टेज में जा रहा होता है, इस समय पे अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी आती है, तो वह भी फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है। पर अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन लिया हुआ है तो फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, अगर उसको रेगुलेट करने के लिए जो नॉर्मली जो बताया जाता है कि आपको 45 दिन और 1 महीने के लिए पानी को रोक देना होता है, इरिगेशन थोड़ा स्टॉप करना होता है ताकि फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सके। उसके साथ साथ में हमें जो ट्रेनिंग, जो कहते हैं कि थोड़ी छोटी मोटी ट्रेनिंग करनी होती है और न्यूट्रिएंट का कुछ मैनेजमेंट करना होता है, जिससे कि आपका जो फ्लावरिंग बेहतर आ सके। और इसलिए इसका बेसिक जो प्रिंसिपल वही है कि के अंदर तीनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल, इंटरमीडिएट और मेल। अर्थात इसके अंदर वह फ्लावर भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, और एक ही प्लांट पे अलग अलग प्लांट्स पे मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। अगर आप देखें तो इन जब ट्रेनिंग करते हैं तो इस चीज को ध्यान देना होता है कि हमें कौन से फ्लावर्स को रखना है और कौन से फ्लावर्स को हमें, अगर ये हम कर पाए तो वो न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट का अननेसेसरी यूजेज है वह बचेगा, और साथ साथ में ये बैलेंस कर पाएंगे इसमें। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों होता है, और फ्रूट सेट दोनों ही तरीके से होता है इसके अंदर। और जो रिकमेंड किया गया है कि जब बाहर ट्रीटमेंट आप करते हैं उसके इमीडिएटली बाद में आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दें और इरिगेशन को शुरू कर दें। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके देखे गए कि इसके परिणाम अच्छे फूल सेट और फ्लावरिंग और फल लगने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा इसको और डिटेल में जाने, जो ये हालांकि जो अनार के किसान होंगे या जो अनार के बागवान होंगे उनको तो ये सब पता है, पर जो लोग अनार की खेती को में पहली बार आ रहे हैं या इसको समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इस स्लाइड मैंने रखी है कि 3 प्रकार की बहार ट्रीटमेंट इंडिया में किए जाते हैं: अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। जो लोग साउथ से बिलोंग करते हैं और जिनके पास में इरिगेशन की फैसिलिटी है वो लोग ज्यादातर ये वहां पर किया जाता है, क्योंकि इस समय पे नेचुरल कोई रेन का व्यवस्था नहीं, तो फरवरी टू मार्च और इसकी हार्वेस्टिंग जो है जून से अगस्त के बीच में है। महाराष्ट्र में भी अम्बे बहार को पसंद किया जाता है क्योंकि इस समय का जो फ्रूटिंग है वो बेहतर होता है और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार पैदा कर पाते हैं। और इसका लिमिटेशन यही है कि अगर आपके पास एशोर्ड इरिगेशन नहीं है तो आप ये अम्बे बहार नहीं ले पाएंगे, और उसके कारण आपकी, अगर आप लेने जाएंगे तो आपका ग्रोथ जो है और यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये अम्बे बहार के बारे में था। मृग बहार जिसमें कि जून जुलाई के अंदर फ्लावर आता है और हार्वेस्टिंग जो उसकी है दिसंबर से जनवरी की, ये मोस्टली नॉर्थ जो रीजन है खासतौर से राजस्थान के अंदर ये प्रेफर किया जाता है। और इस समय इसकी जो एडवांटेज ये है कि जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो मैक्सिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहती है, तो पानी का हमें देने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय पे बरसात और का मौसम रहता है और प्रॉपर पानी मिल जाता है। ये जैसा मैंने बताया कि एरिड रीजन के लिए सूटेबल होता है। इसमें जो डिसएडवांटेज यही है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है ना वो रेन के साथ में कोइंसाइड करती है, इसलिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट का एरिया है वहां पर ये बहार को नहीं किया जाता है। हस्त बहार जो कि सितंबर अक्टूबर की फ्लावरिंग है और मार्च से अप्रैल में इसकी फ्रूटिंग हार्वेस्ट होती है। यह भी एक अट्रैक्टिव टाइम है, इसमें भी फ्रूटिंग अच्छी मिलती है, फ्रूट काफी अच्छे कलर का मिलता है और इससे अच्छा पैसा, मतलब हाई वैल्यू का प्राइस इसमें मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि क्योंकि रेन हमेशा रहता है, रेन के कारण आप वो जो कहते हैं कि फ्लावर रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए यील्ड जो है इसमें कम रहती है। तो ये एक छोटा सा जानकारी था हमारे तीनों बहार ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो एक और प्रैक्टिस है कि फ्रूट की थिनिंग करनी चाहिए, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैंने इसके बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे बागवान भाइयों से, इंडिया के नहीं बाहर के लोगों से बात की, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम करते हैं। सो इसको देखना पड़ेगा कि
क्योंकि इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब आप थिनिंग करेंगे तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप थिनिंग बियरिंग जो है, जो प्लांट की जो बियरिंग है वो कितना आपका प्लांट ले पा रहा है, कितना न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी बियरिंग है, उससे ज्यादा है तो हमें उस लोड को कम करने की जरूरत है ताकि फ्रूट का साइज बेहतर ले सके और क्वालिटी ज्यादा हो सके। कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा फ्रूटिंग होती है तो उसकी फ्रूट के साइज पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है और अगला सीजन जो होता है उस पे भी इसकी उपज का फर्क आता है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रूट थिनिंग उस जगह पे ज्यादा जरूरी है जहां पर ओवर बियरिंग प्लांट्स है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है कि इरिगेशन अमूमन सभी फसलों में इम्पोर्टेंट है, पर चूंकि ये एक एरिड एरिया की क्रॉप है, मतलब ज्यादातर ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ और फसलों जहाँ पे पानी का ज्यादा होल्डिंग नहीं होता है और हमें इरिगेशन इसको चाहिए होता है। सो पानी जो इसके अंदर है इसको शुरुआत के समय से ही हमें मेंटेन करके चलना चाहिए ताकि पौधा प्रॉपर ग्रो करे। और जो ड्राई खासतौर से जो फ्रूटिंग ट्रीज हैं उसके अंदर जब फ्रूट सेट है या उसके ऊपर इसको चाहिए, अदरवाइज जो फ्रूट्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे और वो ड्रॉप हो सकते हैं। और जो पानी का शॉर्टेज है अगर मैच्योरिटी के समय रहेगा या राइपनिंग के स्टेज में रहेगा तो फ्रूट के अंदर स्प्लिटिंग या क्रैकिंग आपको आ सकती है। इसीलिए ड्रिप इरिगेशन जो है पोमोग्रेनेट के अंदर बेस्ट इरिगेशन सजेस्ट किया गया है। जो भी बागवान भाई हैं शायद पोमोग्रेनेट को ड्रिप पे ही कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो उनको ड्रिप इरिगेशन पे जाना चाहिए। और जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है नॉन बियरिंग ट्री में 5 से 25 लीटर पर डे है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, एरिया, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है उनके आसपास। और जो बियरिंग ट्री है उसमें 20 से 65 लीटर पर डे का पर प्लांट पर डे का रिकमेंडेशन है। तो अगर फ्रूट मैच्योर जो अगर ये पानी उसको पौधे को नहीं मिलेगा तो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग देखा गया है। इसलिए इसके वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अनार की खेती के लिए। अनार के जो डिसऑर्डर हैं उसमें बहुत सारे हैं, पर इसके जो दो प्रमुख हैं फ्रूट क्रैकिंग और सन स्केल्ड। सो फ्रूट क्रैकिंग के जो मैक्सिमम जो रीजन अभी तक स्टडी में निकल के आए हैं वो यही निकल के आए हैं कि खासतौर से जो ड्राई सीजन होता है, ड्राई सीजन के अंदर अगर ज्यादा लंबा समय इरिगेशन पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा जमीन में और सडनली इरिगेट किया जाएगा तो वो हो सकता है कि जो इसकी मेरिस्टेम सेल है वो स्टार्ट करके ग्रो करना फास्ट और बाकी सेल ना करे। इसमें क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है और उसके कारण से क्रैकिंग होती है। तो नॉर्मली मॉइस्चर सडन मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण या फ्लक्चुएटिंग मॉइस्चर के कारण ड्राई वेदर में स्प्लिटिंग देखी गई है। विंटर सीजन के अंदर खासतौर से टेम्परेचर वेरिएशन और मॉइस्चर फ्लक्चुएशन के कारण ये देखा गया है। पर इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट का जो अगर डेफिशिएंसी हो खासतौर से कैल्शियम, बोरोन, पोटेशियम, जिंक, तो वहां पर भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण भी स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की गई है। और मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई डिजीज का अगर कारण है तो उसके कारण भी स्प्लिटिंग देखी गई है। पर हम अगर इन 2-3 चीजों को मैनेज करें तो ये स्प्लिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। और जहां तक सन स्केल्ड की बात है तो इसको अगर प्लांट्स की कैनोपी में ये ढक नहीं पा रहा है तो इसको हमें ढकने की जरूरत है ताकि ये सन स्केल से बच सके। राइट शैलेंद्र, इसमें शेड नेट्स बहुत काम आते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा आप ट्रैकिंग के बारे में बोल रहे थे तो ट्रैकिंग में आपने बहुत हल्के से वो पोर्शन को छुआ है। मेन चीज जो है वो वाटर स्ट्रेस है और सडन इरिगेशन आफ्टर लॉन्ग ड्राई पीरियड अगर है तो फ्रूट बर्स्टिंग होती है। इसके अलावा कैल्शियम और बोरॉन का संतुलित मात्रा में उपलब्ध होना फल के आकार, फल की गुणवत्ता और फल के स्वस्थ फल के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो कैल्शियम और बोरॉन कैसे मैनेज करेंगे, मैं चाहूंगा शैलेंद्र आप इसके ऊपर जरा विस्तार से बताइएगा।
सर इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, तो उसमें फिर इसको लेंगे। इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो अब हमको अब जैसा कि हमें अभी पिछली स्लाइड में संजय सर ने बोला कि जो इम्पोर्टेंट जो है फ्रूट क्रैकिंग के लिए वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उस समय पे कैल्शियम या बोरोन की कमी होगी, और खास तौर से मैक्सिमम जैसे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाए, कोई न्यूट्रिएंट हमने ज्यादा दे रखा हो, कोई कम दे रखा हो, तो भी ये क्रैकिंग ऑब्जर्व की जाती है। सो न्यूट्रिएंट अपटेक को अगर पोमोग्रेनेट में समझना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब रिसर्चर्स ने देखा कि प्लांट्स को देखते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा अपटेक किस चीज का है, तो ये एक देखा गया कि इसके अंदर कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन सल्फर, देन फास्फोरस। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूं मैं कि जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उसमें से अमूमन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है वो ज्यादा रहता है, पर ये इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अपटेक है पोमोग्रेनेट के अंदर वह कैल्शियम का है, उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड देन फास्फोरस। यानी फास्फोरस इसमें बहुत कम अपटेक देखा गया है। और मोस्ट ऑफ द अपटेक जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का जो मिट्टी से होता है वह प्री प्रूनिंग से ब्लूम, अर्थात जो आपका हार्वेस्ट के बाद से जो समय है ब्लूम तक का, वह उस पीरियड के अंदर वो देखा गया है। और इसलिए जब हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो अपटेक है उसके हिसाब से हमें किस समय पे ये न्यूट्रिएंट देने चाहिए। जहां तक फास्फोरस अपटेक की बात है, उसका जो रिक्वायरमेंट जब एस्टेब्लिश प्लांट हो जाता है तो उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए पी अपटेक जो है वो फ्रूट डेवलपमेंट से फ्रूट मैच्योरिटी के समय पे ज्यादा बताया गया है या देखा गया है। जहां तक माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात है, आयरन, मैग्नीज और बोरोन फ्रूट एनलार्जमेंट स्टेज पे इंपॉर्टेंट है। जो अभी बात कर रहे थे कि फ्रूट क्रैकिंग, तो जब यहाँ पर फ्रूट एनलार्जमेंट के समय अगर बोरोन का डेफिशिएंसी हो जा रहा है, तो जब उसके अंदर सीड, जब फ्रूट के अंदर जब सीड बनेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट डेवलपमेंट जब होगा, एरल्स, हाँ जब फ्रूट डेवलपमेंट होगा, हाँ मतलब मैं उनको डेवलपमेंट से बता रहा हूँ। जब फ्रूट एनलार्जमेंट के बाद में जब फ्रूट के अंदर डेवलपमेंट, मतलब अनार के अंदर जब अनार बनने लगेंगे, साइज बनने लगेगा, तो उस समय पे ये बोरोन डेफिशिएंसी जब उसकी होगी तो ये क्रैकिंग आ सकती है। और कैल्शियम अगर यहाँ पर कम है तो, क्योंकि कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, पोटेशियम, ये 4-5 एलिमेंट हैं जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं पे अगर कम होंगे तो पौधे को उसकी कमी होगी और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सफर करेगी। इस कारण से पौधा उस चीज को नहीं ले पाएगा और वो कहीं ना कहीं सिम्टम देगा, और ये कारण होता है। और जिंक का जो अपटेक सबसे ज्यादा देखा गया है वह फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे देखा गया है। सो ये जो अपटेक है इसको अगर आप ध्यान दें तो इसके हिसाब से आप अपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को सॉइल के अंदर और फोलियर दोनों में बैलेंस करके एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बना सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने इरिगेशन में भी आपको फोकस किया, कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन के समय जा रहे हैं, मैं आगे शायद मैंने इसको नोटिस किया, हाँ। सो इस चीज को अगर ध्यान दें तो अनार में जो एक जनरल जो फ्रूटिंग प्लांट के अंदर, बियरिंग प्लांट के अंदर जो रिकमेंड किया गया है वह किया गया नाइट्रोजन 625 ग्राम पर ट्री, फास्फोरस 250 ग्राम पर ट्री, पोटेशियम 250 ग्राम पर ट्री। इसके साथ साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर के लिए, जो क्रॉप, जो सॉइल कंडीशनिंग के लिए, जो सॉइल को एनरिच करेगी माइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि जो हम मिनरल दे रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन दे रहे हैं आपकी जमीन के अंदर, वह सिर्फ और सिर्फ जितना पार्ट प्लांट ने ले लिया है उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम देना चाहते हैं। पर हो क्या रहा है कि हम माइक्रोबियल जो FIM जैसी चीजें नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं, इसलिए ऑर्चर्ड्स के जो नीचे का जो सॉइल कंडीशन, सॉइल का जो पार्ट है जहां पर कि प्लांट की जड़ें काम कर रही है, जहां से न्यूट्रिएंट ले रही हैं, वह थोड़ा डिसबैलेंस हो जा रही है, वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इस कारण से हमको प्रॉपर अपटेक नहीं मिल रहा, और इसलिए जो भी हमें अप्लाई करते हैं उसका रेस्पॉन्स पूरा नहीं आता है। तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी सॉइल
या हमारा ट्री जिस जमीन पे खड़ा है वह जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है, उस जमीन का पीएच कैसा है, ताकि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आप अपनी जमीन में दे रहे हैं वह पौधे को कितना मिलेगा, यह उस जमीन की स्थिति और उसके अवस्था पे काम के आधार पे तय होता है। जो तीनों बहारों की बात करें, अम्बे, मृग और हस्त की, तो जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है वह अम्बे बहार के लिए जनवरी, मृग बहार के लिए मई और हस्त बहार के लिए अक्टूबर का समय दिया गया जब आप अपनी बेसल एप्लीकेशन करते हैं। पर यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूट्रिएंट हम उस समय दे रहे हैं उसमें से जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या पौधे को वहां से प्रॉपर मिल रहा है न्यूट्रिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इमर्जिंग रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, फ्लावरिंग स्टेज पे, वेजिटेटिव फ्लश के समय पे, फ्रूट डेवलपमेंट के समय, फ्रूट वह उस समय पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जैसे हमने बताया कि कुछ स्टेज पे कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, किसी स्टेज पे कुछ ज्यादा चाहिए। तो जब हम अपने फर्टिलाइजर प्रोग्राम को बनाएं और हम अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और सिर्फ सीधे उसके प्लांट के आसपास में बेसल एप्लीकेशन डाल दें और सोचें कि ये पूरे सीजन में उसको मिलेगा, तो शायद ये गलत होगा। और आप अगर ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं, क्योंकि अनार में फ्लड इरिगेशन वैसे भी अलाउ नहीं है या कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतना पानी आप दे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ड्रिप इरिगेशन में जा रहे हैं तो और अच्छा अनार करने के लिए आपको फर्टिगेशन में जाना चाहिए। लेकिन आज मैं फर्टिगेशन की बात आपके बीच में नहीं रखूंगा क्योंकि उसके लिए एक अलग से समय लेना पड़ जाएगा। पर आप सोचिएगा जरूर कि क्या चीजें हम किस स्टेज पे फर्टिगेशन के माध्यम से भी अपने क्रॉप को न्यूट्रिएंट दे सकते हैं और देना चाहिए, ताकि आपकी जो क्रॉप है वह अच्छी वेजिटेटिवली ग्रो करे, उसके अंदर फ्लोरिंग प्रॉपर आए और जो फ्रूट बने और फ्रूट का जो साइज बने वह सब बेहतर बने। इसके लिए आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर और फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट देने चाहिए, ताकि आपके अनार का एक अच्छा साइज ले सके, एक अच्छी उसका अच्छे से कलर बन सके और जो टेस्ट हो आपके फ्रूट का, जो कि अल्टीमेटली कस्टमर पसंद करता है, तो वो चीज आपके अगर अनार में होगी तो आपके अनार को प्राइस अच्छी मिलेगी, आपके अनार को मार्केट अच्छा मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि इस समय पे अनार आपका फ्लावरिंग स्टेज पे है, सो इसमें मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पे नाइट्रोजन और पोटेशियम का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो यही आपकी फ्रूटिंग जो जितने फ्रूटिंग ट्री होते हैं उसके लिए नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर एन की जो एडिक्वेट अवेलेबिलिटी नहीं होगी वेजिटेटिव ग्रोथ पे, फ्लावरिंग स्टेज पे, फ्रूट यील्ड पे, तो कहीं ना कहीं आपका जो अनार का यील्ड है वो प्रभावित होगा। तो उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है अनार की, जो वो नाइट्रोजन की देनी जरूरी है। पर यहाँ पर सवाल वही आता है कि नाइट्रोजन कब दें। तो उसको अगर आप फर्टिगेशन के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं तब आपको स्प्लिट एप्लीकेशन में जाना चाहिए, ताकि निरंतर नाइट्रोजन की सप्लाई शुरुआत में ज्यादा, फिर फ्लावरिंग स्टेज पे कम और फिर फ्रूट जब एनलार्जमेंट है उस समय पे ज्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने फोलियर न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स को यूज करने की जरूरत होगी। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अनार के अंदर पोटेशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी उपज की, उसकी क्वालिटी की, उसकी साइज के लिए। सो अमूमन जितनी भी रिसर्च है वो यही बताती है कि कम से कम जितना आप नाइट्रोजन यूज करें उतना पोटेशियम यूज करें। और जहां पर पीएच हाई है या कैलकेरियस सॉइल है वहां पर 1 भाग नाइट्रोजन का तो 1.5 भाग पोटेशियम का आप यूज करें, ताकि नाइट्रोजन और पोटेशियम का बैलेंस बराबर रहे और आपको ज्यादा नंबर ऑफ फ्रूट सेट हो और ज्यादा साइज के साथ में ज्यादा से ज्यादा अनार आपको मिले। और ये नाइट्रोजन और पोटेशियम के बारे में था, जो कि अभी आपको फ्लावरिंग स्टेज है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अनार में जो फास्फोरस का उपयोग है वह एस्टेब्लिश प्लांट में बहुत कम हो जाता है। अगर आपकी सॉइल का में अगर सॉइल टेस्ट कराई और उस हाई बता रहा हो, हाई स्टेटस हो, अर्थात 25 kg पर एकड़, 25 kg से ज्यादा है तो पर एकड़ से ज्यादा आ रहा है, तो
आप फास्फोरस अप्लाई लिमिटेड कर सकते हैं, पर एक बैलेंस डोजिंग हम लोग हमेशा साइंटिफिकली सजेस्ट करते हैं कि आपको देनी चाहिए, ताकि सॉइल के अंदर हमेशा इसका अवेलेबिलिटी बना रहे, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा है कि वो लीच नहीं होता है। वह सॉइल पीएच जब ज्यादा हो जाता है तो फिक्स हो जाता है, और जब वो कहीं ना कहीं रूप में वो सॉइल के अंदर रहता है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी बहुत ही कम है सॉइल के अंदर। और इसलिए अगर आपकी सॉइल में पी ज्यादा है और आप अगर अपनी कोस्ट को देख रहे हैं न्यूट्रिएंट पे, तो आप कहीं ना कहीं पी पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और आपको नाइट्रोजन और पोटेशियम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर पी फर्टिलाइजर पे। पर अगर पी कम है तो आपको पी एप्लीकेशन जरूर करनी चाहिए, फास्फोरस की एप्लीकेशन जरूर करनी चाहिए। जहाँ तक बेसल के बाद में जो फोलियर फीडिंग के बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि जो जमीन में हम देते हैं वह एक जनरल फ्रीक्वेंसी में अवेलेबिलिटी के लिए ठीक है, पर कुछ स्टेजेस जहां पर क्रिटिकल हो जाता है कुछ न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट, अगर हम वहां पर फोलियर फीडिंग करते हैं तो इससे एक तो जो यील्ड है वो इंश्योर होती है बेहतर, और फ्रूट का क्वालिटी इंप्रूव होता है। और जो क्योंकि अगर ड्राउट का कंडीशन है, पानी नहीं है, तो फोलियर फीडिंग से कम एक टॉलरेंस दे सकते हैं, ताकि अनार की कुछ फसल को बचाया जा सके। और जो जितना भी न्यूट्रिएंट हम इस माध्यम से देते हैं इसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधे को प्राप्त होता है और उसका रिजल्ट हमें यील्ड के रूप में मिलता है। तो इसलिए भी फोलियर फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से अगर जो फोलियर फीडिंग को जनरली जो रिकमेंड करते हैं या सजेस्ट करते हैं, तो ऐसी जगह पे किया जाता है जब अगर आपका सॉइल कंडीशन जो है जहाँ पे आपने क्रॉप लगा रखी है वहां से अपटेक प्रॉपर नहीं है, तो आपको वहां पर फोलियर के माध्यम से न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है। इसी प्रकार से अगर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको फोलियर न्यूट्रिशन पे जाना चाहिए, रादर सॉइल के अंदर देना चाहिए। सॉइल में ना देकर आप फोलियर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो न्यूट्रिएंट पौधे को मिले और ज्यादा से ज्यादा उसकी उपयोगिता हो सके। उसी के साथ साथ में अगर आपको कुछ कम मात्रा में जो भी न्यूट्रिएंट डालना है तो फोलियर फीडिंग सफिशिएंट। अगर आपको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट देना है तो फोलियर के माध्यम से हम दे सकते हैं। खासतौर से जो न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर मोबाइल नहीं है या बहुत कम मोबाइल है, उनके लिए भी फोलियर फीडिंग सजेस्ट की जाती है, कि ताकि इमीडिएटली अगर किसी प्लांट पार्ट में डेफिशिएंसी है तो उसको भी एड्रेस किया जा सके और पौधे को तुरंत ये चीज मिल सके। और इससे इमीडिएटली न्यूट्रिएंट मिलता है, और जो इसका एप्लीकेशन है वो काफी अच्छा रहता है, जो हमने पहले भी चर्चा किया है। अनार के अंदर अगर फोलियर एप्लीकेशन की बात करें तो फोलियर एप्लीकेशन जो है नाइट्रोजन और पोटेशियम का हमें करना चाहिए, ताकि फ्रूट का साइज अच्छा हो सके, और ये फ्रूट स्प्लिटिंग को भी एड्रेस करेगा। साथ साथ में इसमें जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के अलावा, जिंक पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, और जिंक को भी फोलियर स्प्रे में हमें यूज करना चाहिए। नॉर्मली जो सजेस्ट किया था कम से कम 2 स्प्रे जिंक और बोरोन के बताए जाते हैं, और अगर आपके सॉइल में मैग्नीज और कॉपर भी डेफिशिएंट है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और जो फोलियर एप्लीकेशन आयरन का जो है वह मैं कहीं लोगों से पूछ रहा था कि, तो बोले कि नहीं, एफी का जो स्प्रे है वह नहीं करना चाहिए उसको। सॉइल अगर आयरन की डेफिशिएंसी आपको है तो चिलेटेड आयरन को आप उसको प्लांट को ड्रेंचिंग करके दीजिए, ताकि उसका बेहतर फायदा हो और फ्रूट पे कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट ना दिखे। ये फोलियर एप्लीकेशन के लिए था माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज में। अब सवाल आता है कि फोलियर एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो हमें हमारे पास मार्केट में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, लेकिन फोलियर फीडिंग के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो भी आप स्प्रे करें वह कितनी आसानी से पौधे के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, और कितने समय तक वह पौधे पे चिपका रह सकता है, और ताकि वह पूरा का पूरा जितना आपने स्प्रे किया है वह पौधे को मिल सके। इसके लिए जो आईसीएल ने एक न्यूट्रीबॉन्ड टेक्नोलॉजी, जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, बैन गुरियन यूनिवर्सिटी ने इसको इजाद किया था, और इसमें फ्रूट वांट टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया है। साथ साथ में इसको
X3 एक्टिव प्लांट ग्रोथ एनहांसर, जिसमें कि स्टिकर, स्प्रेडर और ह्यूमिकटेंट है, इनको यूज करते हुए एक बहुत बढ़िया फार्मूला बनाया ताकि फोलियर एप्लीकेशंस को का जितना भी न्यूट्रिएंट स्प्रे किया जाए वह पूरा का पूरा पौधे को मिले। इसीलिए जो ICL का जो फ्रूटवंट न्यूट्रीवंट फ्रूटवंट टेक्नोलॉजी से एम्बेडेड फोलियर न्यूट्रिशन सीरीज है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो उससे आपको एक तो अच्छा पेनिट्रेशन के लिए वो उसमें फ्रूट वन टेक्नोलॉजी है, इसलिए जितना भी आप स्प्रे करेंगे वो आपके पौधों में इमीडिएटली प्रवेश कर जाएगा और उससे को जितना भी जो उसका इफेक्ट है वह लंबे समय तक आपको अपनी फसल में दिखेगा। और जो इसमें स्टिकर्स हैं वह, और जो इसको इवन स्प्रेड करने के लिए स्प्रेडर और स्टिकर है, वह इसको आसानी से पौधे को लंबे समय तक चिपका के रखते हैं ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट का लॉस है वह ना हो और साथ साथ में पूरा का पूरा ये प्लांट के अंदर जाए। और खासतौर से इसमें जितने भी मटेरियल यूज किए नॉन टॉक्सिक हैं, प्लांट के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। तो आप अगर फोलियर न्यूट्रिशन के लिए जा रहे हैं तो न्यूट्रीवांट का फोलियर फर्टिलाइजर सीरीज जरूर यूज कीजिएगा। भारत में 4 न्यूट्रिएंट 4 फार्मूले इस समय उपलब्ध हैं। मैं आगे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूंगा, पर जो न्यूट्रीवांट का जो स्प्रे है उसके असर को मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तों के ऊपर अगर आपको लेफ्ट साइड का जो बूंद दिखेंगी, अगर इस प्रकार से पत्तों पे बूंदे दिखती हैं तो इसका मतलब है कि वह स्प्रे जो है वो ज्यादा देर तक पत्तों पे रुकेगा नहीं, और अगर ये रुकेगा नहीं तो ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इस कारण से जो जिस चीज पे आपने कोर्स लगाया या जिसको स्प्रे किया है वह अगर पत्तों में अंदर नहीं पेनिट्रेट कर पाए या पूरा का पूरा पौधे को न मिल पाए तो वह आपका लॉस है, न कि कोई फायदा है। तो इसके लिए आप जो राइट वाला साइड का जो देख रहे हैं वह न्यूट्रीवांट का जो 41 टेक्नोलॉजी है उसका असर है कि यह इसके अंदर एजुवांट होता है जो कि बूंदों को छोटा करने में और इवन स्प्रेड में हेल्प करता है। सो इसलिए हमको ऐसा फोलियर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए ताकि इस प्रकार का स्प्रे हो जो पूरे प्लांट पे इवनली स्प्रे हो सके। और उसका फायदा क्या होगा कि जब मोटी बूंदें होंगी तो उसका 2 तरीके से नुकसान हो सकता है। एक कि वह ड्रॉप कर सकती है, और अगर ड्रॉप नहीं करती है किसी कारणवश तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होने के कारण उस जगह पे स्कॉचिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। पर अगर न्यूट्रीवांट जैसा स्प्रे है जिसको कि इवनली इसने स्प्रेड किया है तो वह आपके प्लांट में पूरे प्लांट की सेल्स में एक साथ एक फ्रीक्वेंसी में जाएगा और किसी प्रकार की स्कॉचिंग भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये एक बेहतरीन फोलियर न्यूट्रिशन फार्मूला है। इसके साथ साथ में मैं इस तरीके से और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जैसे हम बोल रहे थे कि ज्यादा समय तक रुकेगा और फास्टली एब्जॉर्ब होगा तो क्या फायदे होंगे। तो न्यूट्रीवांट का जो बनाना पे हमने स्प्रे किया तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमने जो पहले बात की थी कि इवनली स्प्रेड हो जाता है, वैसे इस पे भी पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया, जबकि नॉर्मल वाला उसमें बूंदे हमें देखने को मिली और आफ्टर 15 मिनट वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। और जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें वो जो मोटी बूंदे थी वो वैसी की वैसी पड़ी हैं और वो जितनी देर तक रुकेंगी और ड्रॉप कर जाएंगी। तो वही जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि हमें स्प्रे जब करें तो हमें न्यूट्रिएंट ऐसा चाहिए या फर्टिलाइजर ऐसा चाहिए, फार्मूला ऐसा चाहिए जो आसानी से फैल जाए, प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए और उसका जो इफेक्ट है वो पूरे के पूरे प्लांट में एक साथ दिखे। तो ये है तभी होगा जब आपके पास में न्यूट्रीवांट जैसा फोलियर प्रोडक्ट होगा। जहाँ तक हमारे फर्टिलाइजर्स की रिकमेंडेशन का सवाल है अनार के अंदर, तो क्योंकि इस समय पे बेसल एप्लीकेशन का समय शायद नहीं है, तो जहाँ पर अगर बेसल एप्लीकेशन का समय हो इस समय तो आपकी जो भी फर्टिलाइजर प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस के अंदर आधे से 1 किलो प्रति ट्री आप पॉलीसल्फेट का यूज कीजिए। और इससे होगा क्या कि आपकी क्रॉप को सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि एक अच्छी मात्रा में चाहिए वह सॉइल के अंदर होगा तो उस रेट से भी मिलेगा। साथ साथ में इसका एडिशनल ये न्यूट्रिएंट आपकी क्रॉप को निरंतर ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता रहेगा, उसके कारण आपकी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी,
स्ट्रॉन्ग क्रॉप होगी तो क्रॉप की उपज भी बेहतर होगी। और इसमें जो पोटेशियम है वह पोटेशियम सल्फेट है, तो एक अच्छी क्वालिटी का पोटेशियम भी क्रॉप को मिलेगा। तो प्लांट के अंदर जो पोटेशियम के कारण कभी कभी किसी सॉइल में नहीं मिल पाता तो उसकी एफिशिएंसी या क्रॉप अनाज की क्वालिटी में इफेक्ट देखते हैं, तो इसका पोटेशियम भी आपको हेल्प करेगा। इसका एक बखूबी एक बेहतर इसका है कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसलिए इसके न्यूट्रिएंट का रिलीज लंबा रहता है। सो जहां पर भी आप इसको यूज करेंगे यह क्रॉप को लंबे समय तक ये चारों न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलने का एक इंश्योर करेगा। और इसके अलावा जैसा कि हमने फोलियर न्यूट्रिशन की बात की, तो फ्लावरिंग से कुछ समय पहले या वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्लावरिंग स्टेज में जब पौधे जाने की समय आए उससे 15-20 दिन पहले आप स्टार्टर NPK 11-36-24 का स्प्रे करें। यह आपकी क्रॉप में की ग्रोथ को थोड़ा बूस्ट करेगा और साथ साथ में यहाँ पर जिंक, PDT और बोरोन का भी यूज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पोमोग्रेनेट की फसल के लिए। और इन तीनों के का स्प्रे अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो फ्लावरिंग आपकी बहुत अच्छी सेट होगी। जैसा कि हमने बात की थी कि जब फ्लावर रेगुलेशन करना हो तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर ये न्यूट्रिएंट आप देते हैं तो आप फ्लावरिंग को इंड्यूस कर पाएंगे। और उसके 15 दिन के बाद में आप पीक्वांट का स्प्रे कीजिए, जिसमें कि फास्फोरस और पोटेशियम है। और ये आपको जो फ्लावरिंग स्टेज पे जो पोटेशियम मिलेगा वह इसको हेल्प करेगा। साथ साथ में फास्फोरस जो है इसके पॉलिनेशन के समय पे इसको हेल्प करेगा। तो सॉरी, पॉलिनेशन के समय जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी एडिशनल ट्रिगर करेगा और आपका फ्रूट सेटिंग प्रॉपर हो पाएगा इस समय पे। और इसके अलावा जो बूस्टर है सर, मैं नथानी सर बोलिए। बूस्टर यहाँ पे चाहिएगा या पीक चाहिएगा आपको यहाँ पे? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। एक मिनट, आप किस स्टेज की बात कर रहे हो अभी? मैं पीक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मुझे शायद ये आप सेकंड स्प्रे की बात कर रहे हो ना? yes. ये हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और अभी एक CFPN ने, सेंटर फॉर फर्टिलाइजर एंड प्लांट न्यूट्रिशन, जो इजराइल में है, वहाँ एक प्रयोग किया गया और हमने देखा कि फ्लावरिंग से थोड़ा पहले अगर हम पीक्वांट का स्प्रे देते हैं तो नंबर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, या जिन्हें हम उभयलिंगी फूल कहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे जो आपने पीक्वांट लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। इस स्टेज पे आपको पीक्वांट ही देना है। ओके, थैंक यू सर, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज हैं तो मैं रीश्योर होना चाहता था, बिकॉज आपका पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसके बाद में जो हमने आपको बूस्टर NPK 8-16-39 का जो सजेशन दिया है, साथ में जिंक और बोरोन, ये आपको उसकी एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा। प्लांट के जो आपका पोमोग्रेनेट है उसके एनलार्जमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और इसका जो बोरोन जो हम इस समय दे रहे हैं वह लेटर स्टेज में इसकी कमी होने पे जो क्रैकिंग देखी गई वहां पर वो हेल्प करेगा। और लास्ट में आप देखेंगे इसके 15 डेज बाद में हमने फ्रूट NPK 12-5-27 + 8 कैल्शियम ऑक्साइड का आपको सजेशन दिया है। तो उस समय पे अगर एडिशनल कैल्शियम मिल जाएगा तो आपकी पोमोग्रेनेट की क्रॉप में एक अलग क्वालिटी दिखेगी, उसकी सेल बड़ी स्ट्रांग होंगी और किस आपको 90% से 99% आपकी जो स्प्लिटिंग की शिकायत है वह नहीं हो पाएगी। अगर आपने समय से पानी मैनेज किया हुआ है तो यह शिकायत शायद आपको आपके अनार में नहीं मिलेगी। मैं आज की चर्चा में इतना ही आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई भी चीज आपकी अगर है तो हम इस पे बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। शैलेंद्र, एक बार आप पिछली स्लाइड पे जाएंगे? हाँ, यहाँ पे ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शैलेंद्र जी ने पहला स्प्रे और तीसरे स्प्रे पे आपको ध्यान देना है। दोनों स्प्रे में बोरॉन और जिंक
के ऊपर जोर दिया गया है। देखिए, पहले स्प्रे में जो आप बोरॉन देंगे वो आपके फल का मतलब जो आपके पेड़ पे पुष्प लग रहे हैं, जो फ्लावर्स आ रहे हैं, उनका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, परागण और निषेचन प्रॉपर हो रहा है, ये सुनिश्चित करता है। तो अगर यहाँ पे आपने पहले स्टेज पे बोरॉन या जिंक की कमी हो गई तो आपको फ्लावर ड्रॉप देखने की संभावना हो सकती है। और तीसरे स्प्रे में जो बोरॉन की बात की गई है, ये जो शैलेंद्र जी ने जिक्र किया था फ्रूट क्रैकिंग का, उसे बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरॉन जो है वो जो पौधे के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनकी सेल वॉल को लचकदार बनाता है, जिसकी वजह से वो फटती नहीं है। तो इसलिए थर्ड स्टेज पे भी बोरॉन करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फ्लावरिंग हो गई, अब तो फ्रूट सेटिंग हो रही है, बोरॉन की क्या जरूरत। पर इस समय भी बोरॉन की जरूरत होती है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी चेतावनी देना चाहूंगा कि बोरॉन आप जब प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से ऊपर बोरॉन का प्रयोग ना करें। हमेशा 1 ग्राम प्रति लीटर तक ही उसकी डोज रखें। तो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहता था। थैंक यू सर। मैं भी भूल गया था। जिंक और बोरोन के लिए जो डोज बताया सर ने, मैं कहूँगा उसमें मैं थोड़ा सा और इसके अंदर अपने आप को कंजर्वेटिव करता हूँ। जिंक के लिए आप 1 ग्राम पर लीटर यूज कीजिए और बोरोन के लिए 0.5 ग्राम पर लीटर यूज कीजिए। मतलब ये मैं और बोरोन के लिए कंजर्वेटिव हूँ। और जो एनपी के जो स्टार्टर, बूस्टर, पीक और फ्रूट है वह 10 ग्राम पर लीटर आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप एक बार यूज करेंगे तो बार बार यूज करेंगे, ये आईसीएल क्रॉप निश्चित है। हो जाएगा। सो आप इसको यूज कीजिए क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज आपकी आ रही है, और इसको आप यूज करके और अपना फीडबैक हमारे आईसीएल डिजिटल टीम को जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय नैथानी सर, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, कोई बागवान यदि शुरुआती समय से ही जो हमारा पोषण प्रबंधन होता है उसको लेके चलता है, तो फ्लावरिंग स्टेज में जो बटरफ्लाई और इंसेक्ट, एफिड वगैरह का जो खतरा बना रहता है फ्लावर के ऊपर, तो वो कहाँ किस हद तक मतलब सहायता करता है इस चीज को कंट्रोल करने में, जो हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट शुरुआत से लेके चलते हैं? इमरान भाई, इसमें कई मत हो सकते हैं, पर मैं अपना मत आपके सामने रखता हूँ कि हेल्दी प्लांट होगा जी, मतलब उसकी सेल स्ट्रांग होंगी, तो वह बाहरी जो कोई भी चीज इन्फेक्शन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कीट पतंगा हो, उससे लड़ने में वो सेल उसको हेल्प करती है। और वहीं पे अगर वो सेल्स उसकी कमजोर हैं तो वह बीमारी या वो कीट बड़े आसानी से उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इन्फेस्टेशन जो है वह को कितना लेवल तक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के साथ में रोका जा सकता है। पर रिसर्च ये कहती है जिस भी क्रॉप के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन किया गया, और खास तौर से यहाँ पर टॉलरेंस की बात करेंगे तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो सीधे सीधे क्रॉप के टॉलरेंस पे काम करती हैं। क्योंकि अगर सेल वॉल के अंदर कैल्शियम अच्छा खासा है तो वह उसको मजबूत बनाता है। पोटेशियम पूरे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए छोटी मोटी बीमारियों पे, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे एबायोटिक हो यानी सूखा पड़ जाए, उससे भी क्रॉप को बचाता है। और बायोटिक यानी कोई बीमारी आ रही है उससे भी बचाता है। जिस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, अभी जैसे हम कोरोना से फंसे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि कोरोना का इन्फेक्शन सभी को हुआ, या कह लो कि जितने भी लोगों को उसमें सिम्टम अलग अलग दिखे, कुछ लोगों को बहुत कम फर्क पड़ा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा असर हुआ। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी इसी प्रकार से क्रॉप को इस प्रकार के बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है।
अगर आपने अपनी क्रॉप को प्रॉपरली न्यूट्रिशन दिया है तो बीमारियों से आपकी फसल बेहतर सरवाइव करेगी। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं इमरान जी कि और ये जो उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये प्लांट प्रोटेक्शन के स्टूडेंट्स को अक्सर दिया जाता है कि जब कोई बीमारी या जब कोई कीट का प्रकोप आता है तो जिस तरह आग को फैलने के लिए या आग को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक हवा चाहिए, एक कोई जलने वाला पदार्थ चाहिए और तीसरा एक टेम्परेचर चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें इकट्ठा होंगी तो आग लगेगी। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग है तो आग नहीं लगेगी। ऐसे ही पेस्ट के साथ है। पेस्ट को एक होस्ट चाहिए, पेस्ट चाहिए और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अब अगर आपका होस्ट तंदुरुस्त है तो पेस्ट जो है किसी और होस्ट को ढूंढेगा। जो हेल्दी है उसे उतना अटैक नहीं करेगा, जो वीक है उसे अटैक करेगा। तो क्या होता है कि जब आप बैलेंस न्यूट्रिशन देते हो तो आप इस ट्रायंगल को ब्रेक कर देते हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा सवाल सर और है, जो हमारी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टर्म आती है, तो इसी कड़ी में मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि जब हम जैसे कि ICL का न्यूट्रावांट प्रोडक्ट हो गया, तो उसके साथ साथ क्या हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। आप ज्यादातर केसेस में हमारे प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कुछ फंजीसाइड ऐसे हैं जिन्हें किसी के साथ भी मिलाने की सिफारिश नहीं की जाती, जैसे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हो गए या कुछ अजोल ग्रुप के फंजीसाइड है। उनमें वैसे तो कोई परेशानी नहीं आती, पर उनका इमल्सिफायर बहुत गाढ़ा होता है। तो ऐसे में गर्म मौसम में थोड़ी सी स्कॉर्चिंग आ सकती है, तो वहां पे आपको सावधानी बरतनी है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप कोई भी स्प्रे करने से पहले एक जार टेस्ट कर ले, यानी थोड़ा सा वो पेस्टिसाइड जो आप यूज करने जा रहे हैं और थोड़ा हमारा मटेरियल मिला के घोल के एक ग्लास जार में रख ले। अगर 4-5 घंटे तक आपको कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता तो उस कंडीशन में आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे मैं एक बार पुनः कहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है ऑल ओवर इंडिया बिक रहे हैं और लगभग सभी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स के साथ कंपैटिबल है। इसमें 2 चीजें ऐड मैं भी करना चाहूंगा सर, कि ICL के जो फोलियर न्यूट्रिशन है वो लो पीएच न्यूट्रिशन है, राइट। और लो पीएच जब होता है तो न्यूट्रिएंट का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ में जो पेस्टिसाइड का जो यूज होता है या जैसे फंजीसाइड्स का होता है, अगर पीएच लो है तो उसकी जो क्या बोलते हैं सर आप, हाफ लाइफ पीरियड, वो पीरियड बढ़ जाता है, तो इफेक्टिवनेस जो है उसकी थोड़े समय बढ़ जाता है। और आप सोचिए कि किसी फर्टिलाइजर को अगर आप मिला के आपके दवाई के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूवमेंट मिलेगा तो वो है ICL का न्यूट्रीवांट सीरीज। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरा एक रिजर्वेशन है कि अगर आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे हैं, प्रिवेंटिव यानी बीमारी आने से पहले अगर दवाई को मिला के स्प्रे कर रहे हैं, तो ICL के कोई भी फर्टिलाइजर जो भी हमने रिकमेंड किया अगर वो उस स्टेज पे है तो उसको आप ले सकते हैं। पर अगर बीमारी आने के बाद में आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पीक वांट जैसा फोलियर न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर आप यूज कीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन इन एनी केस अगर वो प्लांट में जाएगा तो वह बीमारी को हेल्प करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। सो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने दवाई के असर को भी बढ़ाना चाहते हो तो
ICL के न्यूट्रीवेंट सीरीज अच्छी है। और इन एनी केस अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपना कर रहे हैं पर दवाई के साथ हमको कोई चाहिए तो पी क्वांट आप यूज कीजिए। इससे आपकी क्रॉप को फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा, क्रॉप को स्ट्रांगनेस मिलेगी लड़ने की, और साथ साथ में आपने जो दवाई डाली उसके असर को बिल्कुल कर देगा। और ये बहुत ही ठीक। इसके अच्छे परिणाम हम लोगों ने देखे हैं फिजिकली फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। चलते चलते मेरा अंतिम सवाल जो हमारे दर्शकों ने सबसे ज्यादा पूछा है कि ICL के जो जो प्रोडक्ट हैं किस तरीके से किसानों को मिल सकते हैं, खासकर राजस्थान स्टेट में और गुजरात महाराष्ट्र में, तो मतलब किस जरिए वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इमरान, इसके लिए मैं हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो बताऊंगा। मैं बता देता हूँ। हाँ, 1800-210-3031 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, और इस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1800-210-3031। दोस्तों ICL का जो नेटवर्क अभी राजस्थान में है वह बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, झालावाड़, जयपुर इत्यादि, सीकर इत्यादि जगह पे है। खास तौर से अनार वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट में ICL के डीलर हैं। और आप ये जो नंबर दिया गया है 1800-210-3031 1800-210-3031 इस पे आप जब कॉल करेंगे तो ICL की डिजिटल टीम आपको वो बता देगी कि किस जगह मिलेगी। वैसे हमारे इंचार्ज जो राजस्थान के हैं काफी एक्टिव हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उनको जानते होंगे। प्रदीप सिंह नाम है उनका, और आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर के माध्यम से आपको उनका भी नंबर शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों ने जो सर के द्वारा कंपनी का टोल फ्री नंबर बताया गया है वो लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो कोई भी तकनीकी जानकारी आपको चाहिए ICL के प्रोडक्ट से संबंधित तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नजदीकी डीलर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सर आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही विस्तारित तरीके से और बहुत ही बारीकी से एक एक चीज आपने बताई जो हमारे बागवान भाई हैं, किसान भाई हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको चीजें समझ आई होंगी। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों फिर किसी नई चर्चा पे सर के साथ और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी के और संजय नथानी सर के साथ जुड़ेंगे हम बहुत जल्द। सर फसल क्रांति परिवार की तरफ से और हमारे किसान भाइयों की तरफ से आप दोनों का आभार, और मैं लेता हूं विदा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।